समझ आ रही है बात? 91% पीपल फेल्ड। तो तुम्हें अपनी मेहनत तो लगानी पड़ेगी। आई होप ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड ऐसे ही डेली विदाउट एनी रिमाइंडर, वैसे तो मैं डेली रिमाइंडर भेजूंगी। 10 to 11 टाइम ही इनकम टैक्स का है। 10 to 11 आप सबने, और आप लोगों को मैंने रात का टाइम दिया है, B16 को दिन का टाइम दिया है। आप सबने सिर्फ इनकम टैक्स रिवाइज करना है। क्वेश्चन करने को बोल ही नहीं रही, मैं सिर्फ रिवाइज करने को बोल रही हूँ। 1 घंटा तो दे सकते हो ना, और 1 घंटा कर 10-15 दिन दे रही। टोटल 160 पेजेस की बुक है। अगर तुम डेली 10 पेज पढ़ रहे हो, 10 से 15 पेज पढ़ रहे हो, 15 दिन में पूरा इनकम टैक्स रिवाइज हो जाएगा। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या मिलेगा? इससे बड़ा शॉर्टकट पॉसिबल है? इससे कम मेहनत में थोड़ी तुम सीए बन जाओगे। सिर्फ ये बोला है कि डेली 1 घंटा दो, तुम्हें क्लासेस का भी डबल बेनिफिट होगा। अब तुम क्लास लगा तो लोगे, पर जो पढ़ के आया उसे जितनी क्लास समझ आएगी, दूसरे को उतनी समझ नहीं आएगी। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में, कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इन्फॉर्मेशन में तुम्हें डिफरेंस पता नहीं चल रहा। हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट को क्यों ज्यादा समझ आ रहा है, एक को क्यों कम समझ आ रहा है। जो हम पढ़ के आया उसे ज्यादा समझ आएगा ऑटोमेटिक। ओके मैम। फोर्थ पेज पे पॉलिसी 8.1 तक जा रही है। पेज नंबर 4। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है? ये वाली एग्जाम्पल। तो ओल्ड स्कीम में सरचार्ज के रेट्स हैं कि 0 to 50 लाख तक सरचार्ज होगा नील, 50 lakhs to 1 CR तक 10%, 1 to 2 CR तक 15%, 2 to 5 CR तक 25% एंड मोर देन 5 CR 37%। न्यू स्कीम में सब कुछ सेम है, पर 37% वाली लिमिट नहीं आती, बाकी सारी लिमिट्स आती है। उसके बाद कुछ स्पेशल इनकम्स हैं जिसपे उन्होंने बोला कि मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है, 15%। तो जो 111A, 112A, 112 एंड 115O डिविडेंड की इनकम है, इन चारों इनकम्स के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना हो सकता है, 15%। तो अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम अप टू 2 CR है, तुम्हें इस रूल को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 CR तक वैसे भी सरचार्ज कितना लगना होता है, 15%। पर जैसे ही किसी पर्सन की इनकम 2 CR से ज्यादा गई, तुम उसकी नॉर्मल इनकम एंड सरचार्ज वाली स्पेशल इनकम्स को अलग अलग देखोगे। जो नॉर्मल इनकम है, इसके ऊपर अब कम से कम 15% तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि 15% भी नहीं लगेगा, कम से कम 15% तो लगेगा ही लगेगा। जो सरचार्ज, जो स्पेशल इनकम है, उसको अलग से देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कितना लगाना है। इसके ऊपर मैक्सिमम 15% लगेगा। सो अगर मुझे शॉर्टकट पे बताना हो तो शॉर्टकट ये है कि अगर टोटल इनकम मोर देन 2 CR है, तब तो मेहनत करनी है, नहीं तो मेहनत ही नहीं करनी। इसमें भी क्या करना है, नॉर्मल इनकम के ऊपर मिनिमम कितना सरचार्ज लगाएंगे, 15%। स्पेशल इनकम के ऊपर, सारी स्पेशल इनकम नहीं, सरचार्ज वाली स्पेशल इनकम, सरचार्ज वाली स्पेशल इनकम में कैजुअल इनकम नहीं आता है, 115 में भी नहीं आता, पर डिविडेंड आता है। इसमें मैक्सिमम कितना लगाएंगे, 15%। ये रूल है। लेट्स अप्लाई दिस। लेट्स से किसी पर्सन की टोटल इनकम है 45 लाख, इनकम 50 लाख से कम है, कुछ सोचना ही नहीं, सब चार्ज का रेट क्या हो गया, नो। अगर किसी पर्सन की इनकम है 95 लाख, तो 1 CR तक हो गया, तो दोनों इनकम, स्पेशल इनकम के ऊपर भी अदर इनकम के ऊपर भी सरचार्ज का रेट हो गया 10%। अगर किसी की इनकम है 3 करोड़ 45 लाख, अब जब किसी पर्सन की इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई, अब मुझे दोनों को अलग अलग करके देखना है। तो मैंने ये अलग देखी, ये अलग देखी। जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम है 3 CR की, तो 3 CR के ऊपर रेट तो कितना बनता है, 25%। पर इसके ऊपर मैक्सिमम लग ही कितना सकता है, 15%। इसके ऊपर हम लगाएंगे 15%। जो नॉर्मल इनकम है 50 लाख से कम है, पर कम से कम कितना लगाएंगे हम, 15%। सिमिलरली लेट्स से किसी पर्सन की इनकम 6.5 करोड़ है, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग 5 करोड़ से ज्यादा है, तो रेट बन जाएगा 37%। अब मुझे अलग अलग करके देखना पड़ेगा। इन दोनों को अलग देखा, इसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है 25%, पर हम मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 15%। एंड 150 पे भी मैक्सिमम मिनिमम कितना लगेगा ही लगेगा, 15%। लेट से कोई पर्सन की इनकम है 7 करोड़, उससे रेट बनता है 37%। दोनों को अलग अलग करके देखा। 1 CR के ऊपर मिनिमम अब हम लिमिट क्या आएगी, 15%। एंड 6 CR के ऊपर कितना लग जाएगा,
57%। ठीक है, तो ये आप लिख लो। ये सिंपल सा रूल है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है। कंफर्म करने के जो कंपनी का टैक्स रेट लगता है वो हमें जो 25% देना है उसमें हमेशा ही हमें 20 वो बेस ही रहेगा। यस यस। जब भी ये, बल्कि हाईलाइट भी कर लो, ये अमेंडमेंट है। पहले 20 देखते थे, अब 22-23 देखते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस में कंपनी नहीं है, हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल और एचयूएफ है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सारे चैप्टर करने हैं। ये आप एक छोटा सा एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। क्यों? आपको किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी और सीधा बोलेंगे कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करो। तो जो डोमेस्टिक कंपनी होती है आमतौर पे तो उसका रेट है 30%, पर स्मॉल कंपनीज को हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला जिनकी सेल 400 करोड़ तक है उनके लिए रेट क्या है, 25%। पर सेल किस साल की देखनी है, 22-23 की। जिसकी सेल 22-23 तक अप टू 400 सीआर थी उसका टैक्स का रेट 25% आएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक का जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, इनकम टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, सारे चैप्टर्स अप्लाई होंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास, मिस्टर ए। देखो क्वेश्चन पढ़ना भी कैसे है। सबसे पहले मिस्टर ए इंडिविजुअल है, एज है 32 ईयर्स, सीनियर सिटीजन नहीं है, एंड काम करता है एक प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मुझे फर्क पड़ता है ना इस चीज से, क्योंकि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेजुटी के, पेंशन के, सारी चीजों के अलग रूल होते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो अलग रूल है। तो क्वेश्चन ही पहले तो कैसे पढ़ना है वो फोकस कर रहे हैं। इंडिविजुअल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, नॉन सीनियर सिटीजन की कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। आगे जाने से पहले वैसे अब मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है मिस्टर ए की 25-26 के लिए इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, जिसमें उसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके उस तरीके से करनी है। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर एएमटी एप्लीकेबल है तो ओल्ड स्कीम में एएमटी भी लगेगा। चलो एएमटी रिवाइज ही कर लेते हैं। एएमटी सिर्फ कब लगता है, अगर किसी पर्सन की इनकम एडजस्टेड जीटीआई मोर देन 20 लाख हो। अगर किसी की एडजस्टेड जीटीआई 20 लाख से कम है फिर तो एएमटी लगता ही नहीं है। एएमटी का रेट है क्या, 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। एएमटी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर लगता है। एएमटी में एडजस्टेड जीटीआई निकलती कैसे है, उनको प्रॉब्लम किसके सेक्शन से है। कहते हैं जो भी आपने टोटल इनकम निकाली उसमें क्या क्या कुछ ऐड करना है, सेक्शन 10AA ऐसी जरूरी डिडक्शन ऐड बैक कर देनी है। और कौन सी ऐड करनी है, JJAA ये ऐड कर देनी है। सेक्शन 35 नहीं, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का कुछ भी है वो ऐड कर देना है। तो आप इन तीन चीजों को ऐड बैक करोगे, 80 JJAA, 10AA एंड 35AD। पर जो 35AD में ऐड किया है ध्यान से उसकी सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन माइनस भी कर दो। फिर कैलकुलेट करेंगे कि एडजस्टेड जीटीआई के अकॉर्डिंग कितना बनता है। कितनी देर तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एएमटी का क्रेडिट। जिनको कुछ नहीं याद ना, बुक से फटाफट एएमटी टॉपिक पढ़ो, डिडक्शंस का लास्ट पेज। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हम कभी भी कुछ भी उठा के रिवाइज करेंगे। जैसे बच्चों को जंबल टेबल नहीं कराते, टेबल अच्छे से याद हो जाते हैं, वैसे करना पड़ेगा। डिडक्शंस का लास्ट पेज है एएमटी। उसमें तो स्लैब भी लेंगे पहले उन दोनों का हायर लेंगे ओल्ड स्कीम में।
एक तो स्लैब रेट लगाऊंगी, एक ईएमटी लगाऊंगी, दोनों का हायर। फिर न्यू के साथ कंपेयर करूंगा। वेरी गुड मन्नत, नाइस। हाँ जी, करेंगे क्वेश्चंस। देखो मिस्टर ए की एज है 32, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनकी बेसिक सैलरी गिवन है हमें, पूरी टैक्सेबल होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस न्यू स्कीम में तो पक्का ही टैक्सेबल है, ओल्ड स्कीम में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या रूल होता है? 3200 पर मंथ की रिडक्शन मिलती है, पर सिर्फ किसको मिलती है? ब्लाइंड या हैंडीकैप एम्प्लॉय को, और किसी को नहीं मिलती। एचआरए 20,000 न्यू स्कीम में तो फुली टैक्सेबल है। ओल्ड स्कीम में एचआरए की 3 लिमिट्स हैं, 50% और 40% ऑफ सैलरी एचआरए रिसीव एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इट। यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, ये फैक्टर्स एंड कमीशन इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। एंड उन्होंने रेंट पे किया है 25,000 पर मंथ का। दिल्ली में अकोमोडेशन है, मतलब कि मुझे 50% देना है। इंटरेस्ट पे किया है 2,10,000 का हाउसिंग लोन का, जो कि उन्होंने अपने घर में, मुंबई में उनका घर है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। तो क्या आ रहा है दिमाग में? उनका अपना घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। सेल्फ ऑक्यूपाइड में घर का इंटरेस्ट है 2,10,000। तो क्या न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अलाउड है? नहीं। पूरे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्वेश्चन ही सिर्फ एक जगह ट्रिकी बन सकता है, इंटरेस्ट वाले पार्ट में। इंटरेस्ट वाले पार्ट को जब भी रिवाइज करेंगे हम आगे से, दो चार्ट रिवाइज करेंगे। इंटरेस्ट का पहला चार्ट हम लोग ये रिवाइज करेंगे, इंटरेस्ट कितना अलाउड है। लेट आउट के ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं, लेट आउट के ऊपर सारा इंटरेस्ट ही अलाउड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर कई बार 30,000 अलाउड है, कई बार 2 लाख अलाउड है। 2 लाख ज्यादा रिडक्शन है, अगर 2 लाख वाली रिडक्शन लेनी है 3 रूल पूरे करने पड़ेंगे। 1 अप्रैल 99 के बाद में लिया हो लोन, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या घर को परचेज करने के लिए लिया हो, और 5 साल के अंदर अंदर घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की हो, सिर्फ तब अलाउ होगा। उसके बाद हम याद करेंगे ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का डिफरेंस क्या है। लेट आउट का इंटरेस्ट तो ओल्ड स्कीम में भी अलाउड है, न्यू स्कीम में भी अलाउड है, बट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट है वो ओल्ड स्कीम में तो अलाउड है, न्यू स्कीम में नहीं अलाउड। तो जब भी हाउस प्रॉपर्टी याद करना है, इंटरेस्ट को ध्यान से पढ़ना है। इंटरेस्ट में एक पॉइंट पढ़ना है, कितना इंटरेस्ट अलाउड है। एक पॉइंट पढ़ना है, ओल्ड स्कीम में कितना अलाउड है और न्यू स्कीम में क्या रूल्स है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूल्स दोनों में अलग अलग है। फिर आ जाना है सीधा ही सेट ऑफ चैप्टर पे। सेट ऑफ चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ओल्ड स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता था, पर मैक्सिमम इंटर हेड सेट ऑफ कितना हो सकता था? 2 लाख। न्यू स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ हो ही नहीं सकता है, सिर्फ इंट्रा हेड सेट ऑफ ही हो सकता है। ठीक है ना? घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है मार्च 2025 में, और उसके घर में उसके पेरेंट्स रह रहे हैं। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन की है, क्या याद आ रहा है? एटीसी। एटीसी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 150 मिल जाएगी। पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है 80 में 50,000, तो 80C और 80CCC मिला के टोटली 150 अलाउड है, तो हम सिर्फ 150 की रिडक्शन ही देंगे। पर 80CCD में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स्ट्रा कितना अलाउड है? 50,000 एक्स्ट्रा अलाउ हो जाएगा।
उसने मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है, कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है? 80D। फादर की एज है 65, तो फादर चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस सबको अलाउ हो जाता है। तो 80D में कितना मिलेगा? 50,000 ही अलाउ होगा। अपने और अपने स्पाउस के लिए पे किया है, वो 32 ईयर्स का है, तो कितना मिलेगा? अब हमें ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में इनकम भी कैलकुलेट करनी है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, मतलब आपका आंसर 4 पेजेस में सॉल्व होगा। पहले हम न्यू स्कीम में फर्स्ट पेज पे इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम न्यू स्कीम का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ओल्ड स्कीम की इनकम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ओल्ड स्कीम का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको कंक्लूजन में बताएंगे कि हम क्या एडवाइस करते हैं इसके लिए सबसे एफिशिएंट, सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है। राइट? चलो, मैं आज वाली क्लास में प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, वैसे कल वाली क्लास में हम प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले न्यू स्कीम, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 115 BAC। अब आपको क्वेश्चन में पता चल गया है इस पर्सन की 2 इनकम्स आ रही हैं, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्वेश्चन में हमें गिवन है बेसिक पे। बेसिक पे गिवन है 50,000 पर मंथ, तो 50,000 इंटू 12। फिर क्वेश्चन में गिवन है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो न्यू स्कीम में तो सिर्फ 3 ही अलाउंसेस अलाउड है, CDD, कन्वेंस, डेली, ट्रैवलिंग एंड टूर। टूर एंड ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15,000 पर मंथ, फुली टैक्सेबल। 15,000 इंटू 12, दैट 18,000। थर्ड है HRA, उसे HRA मिला है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12, टोटल अमाउंट हमारे पास बन गई। फिर न्यू स्कीम में एक ही रिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन। ओल्ड स्कीम में 3 होती हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। वैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन हमें से कितनी दे देंगे? 50। ओल्ड स्कीम में 50, न्यू स्कीम में 75। ये सैलरी हेड का टॉपिक सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सब ध्यान से देखो। बच्चे मान लो मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहां पर मेरा अपना घर भी हो, तो क्या मुझे HRA की एग्जम्पशन मिलती है? मान लो मैं चंडीगढ़ में ही रहती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैंने रेंट पे किया है, मुझे HRA की एग्जम्पशन दे दो, और चंडीगढ़ में मेरा अपना घर भी है, तो HRA की एग्जम्पशन मिलती है? नहीं। तो उन्होंने क्वेश्चन में अपने आप ही इस बात का ध्यान रखा है, शायद पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि वो आपको उलझाने की कोशिश करे, दोनों जगह सेम है। उसकी जॉब है दिल्ली में, उसे एम्प्लॉयर की तरफ से घर मिला है दिल्ली में, और उसका घर कहाँ पे बन रहा है? मुंबई में। उसके पेरेंट्स रहते हैं, तो जहां पे आपके पेरेंट्स, आप किसी भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की NAV कितनी ले सकते हो? नील। तो हम लोग यहाँ पर सीधा मेंशन करेंगे NAV ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिसमें उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, NAV कितनी हो गई? नील। माइनस इंटरेस्ट नॉट अलाउड। न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं, ठीक है? तो इस पर्सन की GTI कितनी आ गई? 9,45,000 माइनस डिडक्शंस। न्यू स्कीम में डिडक्शंस कितनी है? तो इसकी टोटल इनकम भी कितनी आ गई हमारे पास? 9,45,000। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, 0 to 3 निल, 3 to 7 5% पे 20,000,
7 to 9,45,000 10% पे 24,000 तो बन गया ये 44,500 प्लस 4%। आपके पास आंसर आएगा 6280 ये न्यू स्कीम में हमारे पास टैक्स आ गया 46280। आगे चलें। ओल्ड स्कीम अब ओल्ड स्कीम में बेसिक पे कितनी रहेगी सेम 50,000 इंटू 12 6 लाख। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कितना रहेगा ओल्ड स्कीम में सेम क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है। उसके बाद एचआरए उसे रिसीव तो कितना हुआ था 2,40,000 माइनस एग्जाम्प्ट करेंगे। एग्जाम्प्ट कितना करेंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग। हम 3 लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पहली अमाउंट है एचआरए रिसीव कितना हुआ, रिसीव हुआ है उसे 2,40,000। सेकंड है उसने रेंट पे कितना किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि उसने रेंट पे कितना किया है 25,000 पर मंथ। तो 25,000 to 12 is 3 lakhs माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी में सिर्फ क्या आएगा बेसिक पे 6 lakhs का 10% 60,000। तो सेकेंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 2,40,000। थर्ड वो काम कर रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली के लिए कितना बन जाएगा 50% ऑफ सैलरी। सैलरी है उसकी 6 lakhs, 6 lakhs का 50% बन जाएगा 3 lakhs। तो उसका एचआरए सारा ही एग्जाम्प्ट हो गया इसका मतलब। तो एचआरए की टैक्सेबिलिटी कितनी बनी निल। क्या ना। उसके बाद आते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड पे। सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी रहेगी। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की। आपके पास सैलरी हेड की इनकम आ जाएगी 7,80,000 माइनस 50,000 7,30,000। समझ आया ना सबको। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में भी नए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी तो कितनी रहेगी नहीं, पर ओल्ड स्कीम में इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट उसने पे तो कितना किया है 2,10,000 बट अलाउड कितना है मैक्सिमम 2 lakhs। तो लॉस बनेगा हाउस प्रॉपर्टी की वजह से 2 lakh। ओल्ड स्कीम में लॉस को एडजस्ट करना अलाउड है। तो इस पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन जाएगी 5,30,000। बहुत सब कुछ रिवाइज हो गया। अब इसमें से डिडक्शन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो उसने पीपीएफ में क्वेश्चन में बताया कि 80C में इन्वेस्ट किया, तो 80C में इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की, 150 अलाउ हो जाएगा पीपीएफ वाला। फिर 80CCD कल हम प्रेजेंटेशन में डिटेल में लिखेंगे कि एडिशनल 50,000 अलाउड होता है अगर 80C एग्जॉस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर एडिशनल 50,000 अलाउ कर देंगे। 80D पेरेंट्स के लिए 55 में से हमने अलाउ किया था 50 और सेल्फ एंड स्पाउस के लिए 25। मेडिकल इंश्योरेंस में एक ही कंडीशन है कि पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से होनी चाहिए। सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए हमेशा अलाउड है, पर एलआईसी होती है सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चाहे चिल्ड्रन किसी भी कैटेगरी वाले हो। तो 80D मिल जाएगी 75,000। इस पर्सन की टोटल इनकम आएगी 2,25,000 ओल्ड स्कीम में अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 0 से लेके 2.5 तक तो इसका टैक्स कितना बनेगा निल। 2.5 से 2,55,000 5,000 के ऊपर 5% प्लस, पर उससे पहले क्या देंगे इसे रिबेट।
न्यू स्कीम में रिबेट मिलता है 7 लाख तक, ओल्ड स्कीम में रिबेट मिलता है 5 लाख तक। 250 का रिबेट मिल जाएगा और टैक्स कितना आएगा इसका। ऑब्वियसली कंक्लूजन में हमेशा क्या रेकमेंड करेंगे कि ये रिटर्न किसमें फाइल करें, ओल्ड स्कीम में। वी शुड ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम अंडर सेक्शन 115 PS। अच्छा क्वेश्चन, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शंस, 3 टॉपिक रिवाइज हुए इसके साथ। मैम ओल्ड स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो इंटरनेट हो सकता है, इंटरहेड हो सकता है, इंटरहेड भी हो सकता है, न्यू स्कीम में नहीं हो सकता। न्यू स्कीम में सिर्फ इंटरेस्ट है। हाँ, न्यू स्कीम में सिर्फ इंटरहेड। हाँ जी, तो इनकम आ रही थी 9,45,000, पहले केस में टैक्स आ रहा था 46,280। ओल्ड स्कीम में इनकम आ रही थी 5,30,000 माइनस डिडक्शंस 2,55,000, रिबेट मिल गया तो टैक्स लाइबिलिटी आ गई nil। क्योंकि उसे नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा बेनिफिशियल है, हम उसे रेकमेंड करेंगे कि वो शिफ्ट आउट करे डिफॉल्ट टैक्स प्रोविजन से। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सेकेंड क्वेश्चन, डॉक्टर निरंजना एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 60 ईयर्स की, एग्जैक्ट 60 के भी हो रहा हो तो क्या सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल सकता है? यस, मोर देन 60 होना नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को भी है, 1 अप्रैल को भी 60 साल के हो गए हो, तब भी आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल रहा है। इनका एक क्लिनिक है सूरत में, हमें इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है। तो अगर आपको कोई पीजीबीपी का क्वेश्चन आए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन हो तो डायरेक्ट अप्रोच बेनिफिशियल रहेगी सॉल्व करने के लिए कि इनडायरेक्ट अप्रोच? इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज करेंगे अगर हमें पीएनएल गिवन है। अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट गिवन होता है हम लोग डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे, टैक्सेबल इनकम में से अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ये हमें किसी का पीएनएल गिवन है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल इनकम निकालनी है श्रीमती निरंजना की, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू स्कीम में भी और ओल्ड स्कीम में भी। तो हमें न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम से किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करनी है। एक बार हम सारा पीएनएल डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनकम साइड। तो सबसे पहले कंसल्टेशन और मेडिकल चार्जेस कौन से हेड की इनकम बनते हैं? इनकम टैक्स का रिफंड मिला है क्या इनकम टैक्स का रिफंड टैक्सेबल होता है? टैक्सेबल होता है कि नहीं होता? नहीं, मेरे ही पैसे मुझे वापस मिले हैं तो इनकम टैक्स का रिफंड तो टैक्सेबल ही नहीं होता। कहते हैं रिफंड क्या में क्या है, आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिला है 5,000 का, इंटरेस्ट कितना मिला है 450 का। तो जो इंटरेस्ट है वो कौन से हेड की इनकम बनता है? अदर सोर्सेज। जो ये है ये तो एग्जाम्प्ट है, ये इनकम ही नहीं है, मेरे पैसे ही मुझे वापस मिले हैं। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई कौन से हेड की इनकम बनना चाहिए? विनिंग फ्रॉम गेम शोज कौन से हेड की इनकम बनना चाहिए? कैजुअल इनकम है। इसका टैक्स निकालते हुए भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका टैक्स किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे? वैसे हमें क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने टोटल इनकम पूछा है, पर अगर टैक्स भी कैलकुलेट करना होता तो नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम को अलग अलग करते और गेम शो के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते 115 बीबी के ऊपर। अब उन्होंने हमें ब्रैकेट में बताया कि ये जो 35,000 आया ना ये नेट ऑफ टीडीएस है, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो बताओ भाई क्या कैजुअल इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना कंपल्सरी होता है? वेरी गुड। कैजुअल इनकम के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट होता है? 30%। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितनी अमाउंट के बाद होता है? 10,000। अब कहते 15,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मतलब वो एक्चुअली गेम में कितने पैसे जीता होगा? 50,000 माइनस 15,000 का टीडीएस डिडक्ट हो गया, उसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं? 35,000। रेंट कौन से हेड की इनकम बनना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी। जब भी हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आएगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी देनी होती है? 30% ऑफ एनएवी। जितनी भी आपकी एनएवी होगी उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन बनती है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, रेंट पेड, सारे ही बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। कुछ उस पर्सन ने पैसे दिए हैं साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को जो कि अप्रूव्ड है सेक्शन 35 में। वेरी गुड। सेक्शन 35 में क्या होता है, हम लोग किसी पर्सन, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो है कि मैं खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रही हूँ इन हाउस, एक है मैं किसी पर्सन को पैसे डोनेट कर रही हूँ। तो न्यू स्कीम में सिर्फ डिडक्शन सेक्शन 35 की कब मिलती है? अगर आपने खुद रिसर्च की और वो रिसर्च आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दी थी कि मान लो आरएमएस बोले मैंने कोविड की वैक्सीन बनाने की रिसर्च की, डिडक्शन अलाउड ही नहीं होगी, आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए।
पर जब आप किसी पर्सन को पैसे डोनेट कर रहे हो तो अगर सामने वाले के पास लाइसेंस है, वो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। पर ये रिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगी, डोनेशन की रिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलती है। याद आ गया कि चार्ट बनवाऊं दोबारा? याद आ गया साइंटिफिक रिसर्च वाला? ओके। कुछ इसके जैसा रिडक्शन सेक्टर में भी है। वेरी गुड। एटीजीजीए। एटीजीजीए में क्या था? अगर कोई पर्सन का बिजनेस नहीं है पर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट करता है तो उसे रिडक्शन मिल जाती है जीजीए की। तो दो सेक्शन थे, एचआरए जैसा सेक्शन था एटीजीजी, और साइंटिफिक रिसर्च जैसा सेक्शन था एटीजीजीए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो सैलरीड क्लास है, उसे तो एचआरए की एग्जाम्पशन सैलरी में मिल जाती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे रेंट की रिडक्शन कहां पर मिलती है? एटीजीजी। याद आ गया ना सबको? ये हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। कहते हैं रेंट में 30,000 रुपीज उसने रेंट पे किया है अपने घर का। तो अगर अपने घर का रेंट पे किया है, क्या बिजनेस का एक्सपेंस अलाउड होगा? नहीं, ये तो पर्सनल एक्सपेंस है। कौन सा सेक्शन में डिसअलाउड है पर्सनल एक्सपेंस? वेरी गुड, गोल्डन सेक्शन पीजीबीपी का सेक्शन 37। कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी नोशनल एक्सपेंडिचर, ये अलाउड ही नहीं। ये 3 रूल थे सेक्शन 37 के गोल्डन सेक्शन। क्लिनिक इक्विपमेंट्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी भी गिवन है, और कुछ हम लोगों ने नई भी क्लिनिक इक्विपमेंट परचेज की है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या करें? प्लांट एंड मशीनरी बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 32 में प्लांट एंड मशीनरी पे 15% की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, क्या देखना होता है? कितने दिन से ज्यादा हो तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन, उससे कम 180 डेज, गांधी जयंती के आसपास। तो इसने तो 7 दिसंबर को नई मशीनरी खरीदी है, क्लिनिक इक्विपमेंट्स परचेज की है, तो 180 डेज से कम बन रहे होंगे। अगर गांधी जयंती के बाद खरीद रहे हो तो 180 डेज से कम बनेंगे कैलकुलेशन में, तब हम हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन देंगे, नहीं तो फिर हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है, पर लीप ईयर में एग्जैक्ट चेक करना है। अगर लीप ईयर नहीं है तो गांधी जयंती वाले दिन एग्जैक्ट 180 डेज बन। ये मैंने बताया हुआ है शॉर्टकट क्लास में। 15%। कहते जो उसे रेंट मिला है, उसका एक घर है सूरत में, उसका रेंट मिला है, उसकी जीएवी गिवन है 27,000, घर का म्युनिसिपल टैक्स है 2,000 जो कि उसने पे किया है दिसंबर 24 में, और वो एडमिन एक्सपेंसेस में लिखा है। तो फिर से पर्सनल एक्सपेंस हो गया जो कि बिजनेस एक्सपेंस की तरह क्लेम कर रखा है। ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा? पीजीबीपी में तो डिसअलाउ हो जाएगा। पर क्या हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन कहीं पे मिलती है? जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एनएवी। म्युनिसिपल टैक्सेस की दो कंडीशंस होती हैं। म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, अगर ड्यू है तो अलाउ नहीं होगा, जब आप पैसे दोगे तब अलाउ होगा। और पे किसने करना है? ओनर ने। अगर टेनेंट ने पे किया तब भी नहीं अलाउड। उसे सैलरी मिली है 7,500 पर मंथ की एक हॉस्पिटल से, जो कि उसकी कंसल्टेशन फीस में नहीं आ रहा। उसने लोन लिया है 5,50,000 का एक बैंक से एजुकेशन पर्पस के लिए। उसने लोन का प्रिंसिपल भी पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? एजुकेशन लोन की रिडक्शन न्यू स्कीम में तो नहीं मिलती, ओल्ड स्कीम में 80E की रिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलती है? कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट है। 8 साल तक तुम जितना भी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे करोगे, सारे चैप्टर घुसा दे। सैलरी आ गया, पीजीबीपी चल ही रहा है, हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया, डिडक्शंस भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट उसने 1 लाख रुपीज की ट्यूशन फीस पे की है। कहते डेवलपमेंट या डोनेशन फंड नहीं है, यूनिवर्सिटी को अपनी बेटी की फुल टाइम की एजुकेशन चाहिए। कौन सी रिडक्शन याद आ रही है? ट्यूशन फीस। अरे आपके पेरेंट्स आपका सर्टिफिकेट क्यों, आपकी फीस की रिसीट क्यों मांगते हैं? 80C की रिडक्शन के लिए। ये तो तुम्हारे साथ ही लिंक्ड है ना। जो भी ट्यूशन फीस है वो 80C में रिडक्शन अलाउड है। नेक्स्ट 28,000 रुपीज उसने चेक से पे किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। सेक्शन याद आ रहा है? हमने ये चीजें पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? ठीक है, ऐसे सब कुछ ही रिवाइज होता रहेगा, तो अगले 10 दिन सब लोग इनकम टैक्स में मेहनत करो, सिर्फ घर पे जाके 1 घंटा लगाओ। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता कि मेडिकल इंश्योरेंस बाय कैश पे किया है, फिर भी अलाउड है? मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ किस में अलाउड है? चेक। 5,000 का जो कैश अलाउड है वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं अलाउड, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस तो अकाउंट पे चेक से ही करवाना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में पेमेंट करो।
अच्छा, अगर लिखा होता ट्यूशन फीस कैश में पे की है, क्या वो अलाउड है? तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है अकाउंट पे या 48(3) में डिडक्शंस में नहीं 48(3) लग, पीजीबीपी और अदर सीज में अदर सोर्सेज में 48(3) लग, ठीक है। चलो 10% वैसे ही कंफ्यूज हो गया, उसका कोई लिंक नहीं 48(3). पहले सॉल्व करते हैं न्यू स्कीम। अब जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो रफ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया इसमें सैलरी हेड अप्लाई हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई हो रहा है, पीजीबीपी अप्लाई हो रहा है, अदर सोर्सेज में भी इंटरेस्ट आया था आईटीआर। तो बस वैसे ही कॉलम्स बना लो, हम सारी चीजें यहाँ पे लिखते रहेंगे, एंड में टेक्स्ट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। हम कल प्रेजेंटेशन के भी ऊपर भी फोकस करेंगे और बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है ताकि कोई भी गलती का स्कोप ही ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि पीएनएल अकाउंट गिवन है, तो इनडायरेक्ट अप्रोच बनेगी। इनडायरेक्ट अप्रोच में मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है 4,40,400 का, तो पीएनएल में लिख देते हैं पीजीबीपी में 4,40,400 का प्रॉफिट है। अब इनकम साइड आ गए, जो इनकम किसी और हेड की है यहां से माइनस करते रहेंगे और दूसरे हेड में ऐड करते रहेंगे। कंसल्टेशन और मेडिकल के चार्जेस इसी हेड की इनकम है। अच्छा, एक और चीज तो मैं नोटिस करने ही भूल गई, इसका कोई रेलेवेंस है 58 लाख का? हम तो सिंपल पीजीबीपी का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो ये भी सोचना पड़ेगा ना कि सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है पीएनएल बना के कि 44 एडीए यूज कर लें। 44 एडीए यूज ही कब कर सकते थे? 50 लाख तक। अगर 95% रिसीट बैंक में है तो 50 लाख वाली लिमिट क्या बन जाती है? 75 लाख। उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी हिंट नहीं दिया कि ये पैसे कैश में आए हैं कि बैंक में आए हैं, तो हम प्रिजम्पटिव इनकम को इग्नोर कर रहे हैं। कल वाली क्लास में ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पीएनएल गिवन होगा और आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। पीएनएल की इनकम एक तो जैसे ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम होती है, फिर न्यू स्कीम में भी पीजीबीपी की इनकम दो बार कैलकुलेट होगी, एक तो पीएनएल बना के और एक प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे। प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होगा, 44 एडी में लगेगा या 8% या फिर 6%, 44 एडीए में लगेगा 50%, ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये तो पीजीबीपी की इनकम है, आईटीआर का रिफंड आया है 5450, पीजीबीपी की इनकम है ही नहीं, यहां से माइनस कर देंगे 5450। ये जो आईटीआर का रिफंड है इसमें 5000 का प्रिंसिपल है, 450 का इंटरेस्ट है, तो 450 का इंटरेस्ट कौन से हेड की इनकम बन जाएगा? अदर सोर्सेस की। नेक्स्ट, यूटीआई से डिविडेंड मिला है 10,500 का, तो पीजीबीपी से माइनस कर देंगे 10,500 का, अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी 10,500। विनिंग्स फ्रॉम गेम शो इनकम है, हमें कैजुअल इनकम मिली है 35,000, यहां पर माइनस कर देंगे 35,000, अदर सोर्सेज में ऐड कितना करेंगे? 50। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट नो व्हाई बच्चे इसमें गलती क्यों करते हैं, है सिंपल चीज ही। डिडक्टर के 3 काम है, डिडक्टी के 3 काम है। डिडक्टी के 3 काम में उसका पहला काम क्या होता था? पैन नंबर देना। उसका दूसरा काम होता था इनकम को ग्रॉस अप करना। जब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि 115 बीबी की इनकम के ऊपर टैक्स अलग से कैलकुलेट करना है, एंड टीडीएस का बेनिफिट देना है हमने इसे 15,000। ये दो चीजों का ध्यान रखना है हमने टैक्स की कैलकुलेशन के टाइम। नेक्स्ट, रेंट पे किया है 20, रेंट रिसीव हुआ है 27,000, तो पीजीबीपी की इनकम नहीं है इसलिए यहां से तो माइनस हो गया, और हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी बन गई 27, ठीक। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंस साइड। मेडिसिन कंज्यूम की है, बिजनेस का एक्सपेंस, स्टाफ की सैलरी बिजनेस एक्सपेंस, क्लिनिक कंज्यूमेबल्स बिजनेस, रेंट पेड बिजनेस, एडमिन एक्सपेंसेस बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दी गई, तो न्यू स्कीम में ये अलाउड ही नहीं है, तो ये एक्सपेंस डिसअलाउ करना है। प्लस करो माइनस करो? प्लस कर देंगे 1,50,000, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। पर ध्यान में रखेंगे जैसे ही क्वेश्चन हमें बोलेंगे कि ओल्ड स्कीम के लिए सॉल्व करो, दोनों तरीके से बोला उन्होंने, न्यू स्कीम भी ओल्ड स्कीम भी, मैंने ओल्ड स्कीम में ये अलाउ कर,
तो मैं एडमिन एक्सपेंसेस में 2000 सारे एडजस्टमेंट्स अभी देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ पीएनएल देखा है, बहुत सारे पॉइंट्स का एडजस्टमेंट के साथ लिंक है, अब एक एक एडजस्टमेंट को देखेंगे। ऐसे गलती होने के चांसेस है तो मैं सीक्वेंस में करूंगी। अब सबसे पहला पॉइंट है रेंट। कहते जो उसने रेंट पे किया है उसमें से 30,000 का रेंट उसके घर का रेंट, तो सेक्शन 37 में ये एक्सपेंस डिसअलाउड है, तो पीजीबीपी में डिसअलाउ कर देंगे 30,000। नेक्स्ट, क्लिनिक इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, डेप्रिसिएशन आ रही है 90,000। 5 लाख पे 15%, 75,000। 2 लाख पे 15% फॉर हाफ ईयर 15,000। तो डेप्रिसिएशन पीजीबीपी में माइनस कर देंगे 90,000 को। नेक्स्ट, रेंट रिसीव जो है उसमें से कुछ रेंट जो है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का है जिसकी जीएवी है 27,000। हमने पहले ही हाउस प्रॉपर्टी में लिख लिया ये। म्युनिसिपल टैक्स है उसका 2,000 जो कि पे हो गया है, और ये एडमिन एक्सपेंसेस में भी छुपा हुआ है, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस में डिसअलाउ कर देंगे 2,000 का म्युनिसिपल टैक्स, डिसअलाउ करने के लिए ऐड करेंगे, और हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो एनएवी कितनी आ जाएगी। एनएवी में से 30% क्या मिल जाएगी, 100। नेक्स्ट, उसे सैलरी भी मिली है, सैलरी मिली है उसे 7,500 पर मंथ की। कितनी अमाउंट हुई, 90,000। और क्या करूं, सैलरी हेड में सेक्शन न्यू स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिल जाएगी। नेक्स्ट, लोन लिया था 5,50,000 का हायर एजुकेशन के लिए, 80E का इंटरेस्ट है 55,000, ओल्ड स्कीम में इसका ध्यान देंगे। बेटे की ट्यूशन फीस पे की है, ओल्ड स्कीम में ध्यान देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ओल्ड स्कीम में ध्यान देंगे। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब फाइनल क्लोजिंग, सैलरी हेड की इनकम बन रही है 15,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन रही है 70,500। टोटल इनकम डिडक्शन तो मिलेगी नहीं न्यू स्कीम में। फाइव फोर सेवन नाइन डबल जीरो। टैक्स बताना सब लोग, खुद कैलकुलेट करो। 1,2,2,5,1,2,2,5 देख लो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया था ना टैक्स कैलकुलेट। कैजुअल इनकम को अलग देख लेना, भूल मत जाना, मार पड़ेगी सब। अभी तो मैंने लिखा हुआ है। टोटल इनकम को दो टुकड़ों में बांटेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन आना है, यहां तक पहुंच के तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहले गलती हो जाती कोई बात नहीं, जब इतना मुश्किल काम कर लिया टैक्स में थोड़ी गलती करनी है।
एक और पॉइंट क्या डिबेट भी तो होते ही हाँ जीरो ही नॉर्मली डिबेट नहीं मिलेगी न्यूज स्कीम में डिबेट कितना होता है 25,000 टैक्स नहीं बनेगा मुझे लगता है टैक्स क्योंकि स्पेशल इनकम में से हाँ। तो देखते हैं देखो ध्यान से करना है पहले तो 547,900 को अलग अलग करो स्पेशल इनकम है 50,000 नॉर्मल इनकम कितनी है 497,900 इसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा 15,000 इसके ऊपर 0 to 3 तक नील 3 onwards 1,97,900 पे 5% which gives me 9895 9895 अब क्योंकि जो पर्सन है इसकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है he is eligible for rebate under section 87A इस 87A का रिबेट 112A में एडजस्ट हो 115BB में एडजस्ट हो जाता है डिबेट सबसे रिबेट सब में मिलता है एक्सेप्ट 112A तो इसके साथ रिबेट एडजस्ट हो जाएगा 87A का टोटल अमाउंट ही 24895 का इसे रिबेट मिल गया तो इसका टैक्स कितना बना 0 और अगर ये एमसीक्यू में आएगा भी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में तो हम 0 पे टिक नहीं करेंगे हम किस पे टिक करेंगे -15,000 में लिखा होगा जो इसका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है ये क्या बोलेगा मुझे रिफंड करो तो जब आप इसका एमसीक्यू कर रहे होगे एक ऑप्शन में 0 टैक्स भी होगा एक ऑप्शन में उन्होंने स्पेशल इनकम करना भूल गए होंगे जानबूझ के एक इनकम में वो रिबेट देना भूल गए होंगे एक में रिफंड लगाया होगा ठीक है सब कुछ करना ठीक है डरना नहीं है यार कार चलाने सबने सीखी हुई है मैंने तो कार चलाते हुए ये बहुत मुझे प्रॉब्लम आई थी कि यार कितनी जगह देखो सामने वाला मिरर भी देखना है इधर वाला भी देखना है प्रॉब्लम आती है लड़कियों को तो आती है आई डोंट नो बॉयज को आई है कि नहीं। वैसे ही टेक्स्ट में पहली बार ऐसा लगेगा कि कितना कुछ करें पूरा ही नहीं होता पूरी मेहनत करके भी शुरू शुरू में लगेगा जब ऐसे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर नहीं लगेगा फिर सब कुछ अपने आप याद रहेगा जैसे अब मैं कार बिना देखे भी चला सकती हूँ लॉस सामने वाले का होगा पर मैं चला सकती हूँ अब इसी क्वेश्चन को न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में शिफ्ट कर न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में कैसे जाएंगे तो हमने पहले से ही मार्क कर लिया था कि ओल्ड स्कीम में अलग क्या करना है सिर्फ एक ही चीज अलग करनी है सारा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमने अभी कैलकुलेट किया कि टोटल इनकम कितनी है 547,900 सेक्शन 35 की जो डोनेशन थी वो न्यू स्कीम में नहीं अलाउड थी पर ओल्ड स्कीम में अलाउड थी तो आप भी पेपर में क्वेश्चन पेपर पे जब भी रीडिंग टाइम होगा उसमें लिख लेना कि न्यू और ओल्ड पहले तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे लास्ट पॉइंट पढ़ो कि वो आपसे चाहता क्या है ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग या ऑप्टिमम तरीके से फिर आपको पता चल गया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन पेपर में ओल्ड स्कीम के अलग अलग पॉइंट्स लिखो अब सारा क्वेश्चन हम दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे नहीं तो पेपर ही नहीं पूरा होगा हम टोटल इनकम को एडजस्ट करेंगे न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में मेरी इनकम थी 547,900 अब हम इसमें से सेक्शन 35 की डिडक्शन दे देंगे 1,50,000 ठीक है प्लस हमने क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर रखा है 80C/DE देना है 80C 1 लाख रुपीस हाँ एक को भी चेंज करते हैं 80C देना है 1 लाख 80D देना है 25 देंगे और 80E कितना दे देंगे 55 तो 80C की रिडक्शन 1 लाख 80D की रिडक्शन 25 एंड 80E की रिडक्शन 50 प्लस न्यू स्कीम में हम लोगों ने सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी दी है 75 और ओल्ड स्कीम में कितनी मिलती है 50 तो 25,000 की रिडक्शन इसने ज्यादा क्लेम कर रखी है तो 25,000 ऐड बैक कर देंगे तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा क्वेश्चन ही दोबारा सॉल्व किया जाए कितना 242900
अब भी इसका पर टैक्स कितना बनेगा, और इसे रिफंड दिया है। ठीक है, आगे चले, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज। न्यू स्कीम में इनकी इनकम आ रही है, सेम है हमारा, यस, नहीं पता क्यों, और इसमें और दूसरे केस में आ रही है, अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। मेडिकल इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन हमारा 3000 का ही डिफरेंस होगा, इतना ही डिफरेंस है ना। मेडिकल इंश्योरेंस में मैंने नोटिस नहीं किया, वो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के लिए 28,000, उसने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाया होगा शायद। देखिए क्वेश्चन, एज 60 इयर्स है ना, तो एग्जैक्ट 60 इयर्स के भी हो गए तो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस 28 अलाउ हो गया 25 के, 3000 का हमारा डिफरेंस आया क्वेश्चन से। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, टोटल इनकम भी निकालनी है, टैक्स भी निकालना है, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, मतलब फिर से वही 4 शीट्स बनेंगी, ओल्ड स्कीम से भी करना है, न्यू स्कीम से भी करना है, इनकम भी निकालनी है, टैक्स भी निकालना है। सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। मिस पूर्वी इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, सीए है, अपने अकाउंट्स बनाती है कैश बेसिस पे। अगर कोई अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा है तो एक सेक्शन की टेंशन ही नहीं लेनी। कौन से सेक्शन की टेंशन नहीं लेनी अगर कोई अकाउंट्स अपने कैश बेसिस पे बना रहे हैं? क्या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि सिर्फ कैश बेसिस पर ही अलाउड है, एक्रूअल बेसिस पे अलाउड ही नहीं होते? पीजीबीपी में 43B, वेरी गुड, फाइटर सेक्शन है ना। फाइटर सेक्शन में हमने ये लिखा हुआ है ना कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ कब अलाउड है, कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे अलाउड ही नहीं है। बट उसमें पेमेंट की डेट जरूरी नहीं कि तुम 31 मार्च तक की पे करो, तुम आईटीआर करने से पहले पहले पे कर। ये सेक्शन के बारे में कब सोचना है, अगर अकाउंट्स बन रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे। जैसे ही उन्होंने बोला कि अकाउंट्स कैश बेसिस पे बने हैं, इसका मतलब मुझे 43B के बारे में सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट, ये हमें उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि इनडायरेक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सबसे पहले इनकम्स को डिस्कस करते हैं। उसकी इनकम है ऑडिट, टैक्सेशन सर्विसेज और कंसल्टेंसी से, प्रोफेशनल, उसमें आ जाएगा पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। इनकम 50 लाख तक होती फिर तो हम सोचते हैं 44 एडीए के बारे में, बट अगर नीचे लिखा हुआ आएगा कि ये सारे पैसे बैंक में आए हैं, 95% पैसे आए हैं, फिर से हम सोचेंगे 44 एडीए के बारे में, नहीं तो 44 एडीए को इग्नोर करेंगे। डिविडेंड मिला है शेयर्स के ऊपर, एक इंडियन कंपनी के शेयर्स के ऊपर उसे डिविडेंड मिला है 10524, ग्रॉस अमाउंट है, मतलब टीडीएस भी, टीडीएस के बिना उन्होंने बताया है। तो क्या करना चाहिए, पहले तो मुझे पीजीबीपी में डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? अदर सोर्सेज माइनस, ये तो इनकम ही कौन से हेड की है, अदर सोर्सेज की, तो यहां से तो क्या करेंगे, माइनस, अदर सोर्सेज में जाके ऐड कर देंगे। पर जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड के ऊपर ऑब्वियसली क्या डिडक्ट हो रखा होगा, टीडीएस। डिविडेंड का टीडीएस का सेक्शन क्या था, 194। अगर कोई भी कंपनी किसी को डिविडेंड दे रही है, सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं कि 5000 के डिविडेंड तक टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, नहीं तो इसका टीडीएस कितना डिडक्ट हो रखा होगा, 10%। 1052 इसका टीडीएस डिडक्ट हो रखा होगा। जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें ये 1052 का बेनिफिट है, ऐसा ही होगा ना। नेक्स्ट, यूटीआई से इनकम अर्न हुई है 7600, 10% टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी। ऑनरेरियम मिला है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पेपर चेक करने के लिए, एक सीए प्रैक्टिस करता है और उसे पेपर चेक करने के लिए किसी से पैसे मिले हैं। क्या करना चाहिए, कौन से हेड की इनकम? इसे वैसे तो पीजीबीपी में भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल इनकम सेम ही आएगी, चाहे पीजीबीपी में दिखाओ चाहे अदर सोर्सेज में। पर प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बेटर है कि आप इसे अदर सोर्सेज में दिखाओ। उसका मेन बिजनेस है सीए की प्रैक्टिस, तो वो हम पीजीबीपी में दिखाएंगे, बाकी सारी चीजों को अदर सोर्सेज। रेंट मिला है फ्लैट को रेंट पे देने से, हाउस प्रॉपर्टी,
ध्यान रखेंगे ये जीएवी बनेगा या एनएवी बनेगा, इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देनी। अब आते हैं एक्सपेंस साइड। स्टाफ को सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, स्टाइपेंड दिया है आर्टिकल्स को बिजनेस एक्सपेंस है, इंसेंटिव दिया है आर्टिकल्स को बिजनेस का एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस सारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं। कार परचेज की है, सेक्शन 37 में कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी अलाउड है, तो पहले तो हम ये सारा अमाउंट ही क्या कर देंगे ऐड, पर बाद में सेक्शन 32 में क्या दे देंगे डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन देंगे 15%, है ना। नहीं तो रेट होगा तो अलग, नहीं तो कार्स किस में कवर होती है प्लांट एंड मशीनरी में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी 15%। रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है घर का, तो हमने अभी सीखा जो घर का म्यूनिसिपल टैक्स है बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस में तो क्या कर देंगे ऐड, और हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी में से माइनस कर देंगे। कहते हैं कार जो एलिजिबल है वो 15% डेप्रिसिएशन के लिए। कुछ बेनिफिट्स मिले हैं क्लाइंट्स से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या ये बिजनेस की इनकम बनती है या गिफ्ट है? गिफ्ट नहीं है, चाहे क्लाइंट से गिफ्ट मिले वो फिर भी क्या बनता है बिजनेस की इनकम ही बनता है, ऐड कर देंगे। कहते जो हमने इंसेंटिव दिया है अपने आर्टिकल्स को, क्योंकि उनकी सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई थी इसलिए दिया है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए पैसे दिए हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस जो है कार की 2000 इज फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 24 टू 30 सितंबर 25। क्या रेलेवेंस है इसका, सब ध्यान से देखो ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। डेप्रिसिएशन का भी नोट कुछ एडवांस में कुछ नोट्स बनाते हैं। देखो हम लोग कब की बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2025, और ये बुक्स किस बेसिस पे बना रहा है कैश बेसिस पे, एंड इसने रिपेयर पे की है 2000 की, और जो रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंस है उसमें कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अलाउ करें कि डिसअलाउ करें? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1/5 अलाउ होते हैं, पर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, जो 11th क्लास में नहीं अकाउंट्स में आता था प्रीपेड एक्सपेंस, ये ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस अलाउ करें या डिसअलाउ करें? वेरी गुड देव, अलाउ होने चाहिए, क्योंकि ये बुक्स ही कैसे बना रहा है कैश बेसिस पे। अगर ये बुक्स बना रहा होता एक्रूअल बेसिस पे, तो एक्रूअल बेसिस पे समझ आया पॉइंट सबको कि नहीं आया? वैसे तो तुम, ये हमारे लिए हम अकाउंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, तो अगर इसने एडवांस में कुछ अमाउंट पे कर दी 2000, वो डिसअलाउ होनी चाहिए, ठीक है। वो बिजनेस का खर्चा नहीं है इस साल का, तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि ये कैश बेसिस पे अकाउंट्स बना रहा है, तो हम पेमेंट बेसिस पे इसे अलाउ करेंगे, सिर्फ इसका वर्किंग नोट डालेंगे। फिफ्थ पॉइंट पढ़ के बताओ कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, कैश में मैक्सिमम कितना खर्चा अलाउड है 10,000, तो अगर मैं किसी को कैश में सैलरी दे रही हूँ 30,000, ये क्या हो जाएगा एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कहते हैं एक्सपेंस है फॉरेन टूर का 32,000 का, जो कि आरबीआई के नॉर्म्स के अंडर है। फुल फुल फुल, उसमें एक्सीडिंग नहीं होता, फुल अमाउंट डिसअलाउड होता है होल। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में फॉरेन ट्रिप है 32,000 रुपीज का, जो कि आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, अलाउड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंडेंट ब्रदर का और मेजर सन का, जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस अलाउ करेंगे ओल्ड स्कीम में? 7th पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ 80D की कितनी रिडक्शन मिलेगी ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में तो मिलेगी। वेरी गुड, पहली बात तो ब्रदर की तो मिलती है, बेटे की तब मिलती है अगर वो क्या हो डिपेंडेंट। हमने याद कैसे किया हुआ है, हमने याद किया हुआ है कि एलआईसी इंश्योरेंस कोई भी पर्सन किसका कराता है, अपना, अपने स्पाउस का या अपने बच्चों का, किसी मर्जी टाइप का बच्चा हो जो मर्जी वो बोल दे। एंड मेडिकल इंश्योरेंस किसका करवाता है, अपना, अपने स्पाउस का, डिपेंडेंट बच्चों का और पेरेंट्स का। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, तो भाई का मेडिकल इंश्योरेंस तो अलाउड ही नहीं है चाहे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट। उसके बाद बेटे का इंश्योरेंस अलाउड है, क्योंकि वो क्या है अभी तक आपके ऊपर
डिपेंडेंट है, वो अर्न नहीं कर रहा। एंड मेडिकल इंश्योरेंस पे किस में हुआ है? कैश में। तो कैश में तो मेडिकल इंश्योरेंस अलाउड ही नहीं होता। ये तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, अब हर पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 1 में भी मेडिकल इंश्योरेंस आया, 2 में भी आया है। मेडिकल इंश्योरेंस कैश में अलाउड ही नहीं है, अकाउंट पे चेक से अलाउड। 8th पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? एटीसी की डिडक्शन, एटीसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ पे कवर्ड है? एटीसी। 70,000 रुपीज पे किए हैं एडवांस टैक्स के। तो जब भी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे उसमें से माइनस करके बताएंगे कितना टैक्स पेएबल है या कितना रिफंड। करें क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास इनकम आ रही थी हाउस प्रॉपर्टी की, पीजीबीपी की, अदर सोर्सेस की। कितने पैसे लेने चाहिए क्लाइंट से आईटीआर फाइल करते हुए? अब आपको पता है कितनी मेहनत का काम है, और अगर क्लाइंट नेगोशिएट करे क्या करना चाहिए? थप्पड़ मार देंगे उसकी खींच के। तुम्हें पता है हमें कितनी मेहनत लगी है। चलो, इनडायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 928224। उसके बाद शेयर्स का डिविडेंड है 10524। तो शेयर्स का डिविडेंड यहां से माइनस करेंगे, इस हेड की इनकम नहीं है, और अदर सोर्सेज में ऐड कर देंगे। ध्यान में रखेंगे इसका टीडीएस का। नेक्स्ट, यूटीआई की इनकम है 7600। इस हेड की इनकम नहीं है, यहां से माइनस करेंगे, अदर सोर्सेज में 7600 ऐड कर देंगे। ऑनरेरियम मिला है पेपर चेक करने के लिए 15,800। इस हेड की इनकम नहीं है, पीजीबीपी में से माइनस कर देंगे, ऑनरेरियम में जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम। लैब से रेंट मिला है 85,600, यहां से माइनस कर देंगे, इस हेड की इनकम नहीं है, एंड हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर। एक्सपेंस साइड, स्टाफ की सैलरी, आर्टिकल्स का स्टाइपेंड, इंसेंटिव, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग, कार की परचेज जो है ये सेक्शन 37 में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए क्या है? डिसअलाउड है। तो 80,000 की कार का एक्सपेंस पीजीबीपी में डिसअलाउड है, तो ऐड बैक कर दिया। पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अलाउड है 12,000। हमें डेट नहीं गिवन, हमने एज्यूम किया है कि जो कार है वो आपने मोर देन 180 डेज की से पहले से परचेज की हुई है। रिपेयर, ऑफिस का एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस का एक्सपेंस, म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी के 3,000 रुपीज के। तो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पर पीजीबीपी में हम क्या कर देंगे? डिसअलाउ। पर हाउस प्रॉपर्टी में क्या कर देंगे? अलाउ। तो हाउस प्रॉपर्टी में एनएवी कितनी बचेगी आपके पास? उसके बाद 30% की याद से इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। ये भी कई बार बच्चे भूल जाते हैं। अमाउंट इज 57,820। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का रेट 15% हमने कंसिडर किया। कहते क्लाइंट से कुछ बेनिफिट्स मिले हैं जिसकी वैल्यू है 10,500। ये गिफ्ट नहीं है, ये पीजीबीपी की ही इनकम है। पीजीबीपी में क्लाइंट से जो गिफ्ट मिले 10,500 वो ऐड कर देंगे। आर्टिकल्स को सीए क्लियर करने पे इंसेंटिव दिया, अलाउड है। 2,000 रुपीज का प्रीपेड एक्सपेंस है, क्योंकि जो बुक्स है वो कैश बेसिस पे बन रही हैं, अलाउड है। कैश में खर्चा किया है तो डिसअलाउड है। 30,000 का एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया तो पीजीबीपी में ऐड कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहते हैं आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग था। 80D अलाउड ही नहीं है। ओल्ड स्कीम का जब क्वेश्चन करेंगे तो 80C का ध्यान रखेंगे, एडवांस टैक्स का ध्यान रखेंगे 70,000। एडवांस टैक्स तो नो भी करेंगे। न्यू में ओल्ड में दोनों में ही करेंगे एडवांस टैक्स का ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तुम्हें ये भी पता चला कि क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मेहनत है ही नहीं, सारा मेहनत ही किसमें है? रीडिंग टाइम में।
तो जो आपको पेपर के 15 मिनट मिलेंगे उसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के उसके साथ साथ ही रूल लिख रहे हो तो फिर बाद में तुम पूरा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर पाओगे। हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ गई? And like 11,909. 944 44. यस। इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, ध्यान से देखना, सारी इनकम ही नॉर्मल इनकम है। तो टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। रिबेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, रिबेट के मार्जिनल रिलीफ के लिए भी एलिजिबल नहीं है, 7 लाख से बहुत ज्यादा है इनकम। एडवांस टैक्स इसने पे कर रखा है 70,000 का, टीडीएस इसका डिडक्ट हो रखा है 1052 का, तो टैक्स का रिफंड ही आएगा। सेवन वन नाइन टू नेगेटिव 71 17,192। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन अगर मुझे ओल्ड स्कीम में आए तो ओल्ड स्कीम में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होनी है, डिडक्शन अलाउ कर देंगे बस, और तो कुछ भी नहीं है। सैलरी होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिफरेंस होता, हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो उसका कोई फर्क होता, सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट की रिडक्शन होती। तो कोई भी डिफरेंस ही नहीं है ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में। तो सिर्फ क्या करेंगे, न्यू स्कीम में हम ओल्ड स्कीम में 10,000 की क्या दे देंगे, 80C की रिडक्शन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर ये सेम क्वेश्चन आए हमें ओल्ड स्कीम के लिए तो हमारे पास बन जाएगा 1010 यही आ रहा है ना। आंसर मैच कर ले, सिंपली ये टैक्सेस में कैलकुलेट करना, स्लैब्स ही अप्लाई कर लेंगे। एक बार प्लीज चेक करते रहो साथ साथ। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी है भाई 57,820, यस ये टोटल मैच कर रहा है हमारा, यस। हम सब कुछ ही सही है। इनकम को राउंड ऑफ किया उन्होंने 11,940, फिर टैक्स की कैलकुलेशन की, सेस लगाया, टैक्स बन गया 53,863 एंड एडवांस टैक्स और टीडीएस हमने पहले लिखा था, एक डिविडेंड का टीडीएस, एक यूटीआई के यूनिट्स के ऊपर टीडीएस, दोनों का टीडीएस माइनस करके टोटल रिफंडेबल बन गया 179। पहले मैंने क्वेश्चन में लिखा था इसका टीडीएस, सॉल्व करते हुए रहते, इसका भी टीडीएस है 10%, यहाँ पे उन्होंने खुद ही क्रॉस वर्ड था तो 760 यूटीआई का टीडीएस था। आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी सब अच्छे से समझ आया है। 643 हाँ सेम आ रहा है ना हमारा, टैक्स 53,863 आ रहा है हमारा भी, और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है 10,000 का। अब सुनो भाई होमवर्क क्या है, सैलरी रिवाइज करना है कि पीजीबीपी, नेक्स्ट 15 पेजेस सैलरी। तो कल वाली क्लास से पहले का टेस्ट भी है तो हम सैलरी, और डिडक्शन ठीक है। तो अदरवाइज भी आपने पढ़ना ही है, B16 ने सैलरी, तो 15 पेजेस आप लोग सैलरी के पढ़ के आओगे, B17 के पास ऑप्शन है चाहे सैलरी चाहे पीजीबीपी। ने 10 to 12 डेज में पूरा इनकम टैक्स एक बार फिर से रिवाइज करना। अभी चीज हमने पढ़ी है, अभी दिमाग में याद है, जब एक बार फिर से पढ़ेंगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के लिए। अगर B17 वाले अब सोचे कि नहीं हमारा तो हो गया, हम सीधा एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा पहली बार ही पढ़ रहे हो, जो अब तक की मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करो, स्पेशली B17 वाले, ये बात का ध्यान रखो, अब तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी जब तुम रिवीजन। अब देखो ना आपका कॉस्ट शुरू हो जाएगा, ऑडिट शुरू हो जाएगा, लॉ में मैं डेली नए सेक्शन याद करवाऊंगी, भूल जाओगे इनकम टैक्स। अब एक बार रिवाइज कर लो, क्यों मेहनत वेस्ट करनी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है
15 पेजेस 1 आवर में, 10 to 15 हमारा टारगेट है, 1 आवर में टारगेट है। एंड ये तीनों क्वेश्चन एक बार आप सब दोबारा सॉल्व करो, ड्राफ्ट में ही करने हैं, पर तीनों क्वेश्चन सब लोगों ने घर जाके एक बार दोबारा सॉल्व कर, ठीक है जी। बाय, सी यू टुमारो। राउंड ऑफ दो भी करते मैं क्लासेस नहीं लूंगी अगर पढ़ के नहीं आए। राउंड ऑफ हम बहुत ज्यादा करते हैं।